नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महज 9 महीने के दूसरे कार्यकाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से अमेरिका का रिजीम फिसलने लग गया है। अमेरिकन ने साफ कर दिया है कि मनमानी तानाशाही नहीं चलने वाली है। बेहिसाब टैरिफ नहीं चलेगा। अमेरिका में मेयर चुनाव कराए गए और जो जनादेश आया उससे डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल गई है। जोहरान ममदानी जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, उनकी जीत ने संकेत दिया है कि अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रंप के प्रति मोहभंग हो रहा है। महज 9 महीनों में ऐसा बदलाव आया कि कई लोग उनके कट्टर समर्थकों से दूरी बनाने लगे हैं। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर के डाउनफॉल की शुरुआत है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। और सिर्फ मेयर चुनाव ही नहीं हारे डोनाल्ड ट्रंप, 2 गवर्नर के चुनाव भी हार गई उनकी पार्टी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से अब अमेरिका फिसल रहा है? और क्या मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हारने जा रहे हैं? करेंगे डिटेल से इस पर बातचीत। हर एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक हर जगह से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल गई। न्यूयॉर्क सिटी मेयर के चुनाव में भारतीय मूल के 34 साल के जोहरान ममदानी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। ममदानी न केवल न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि पिछले 100 साल में सबसे युवा मेयर भी बने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को रोकने के लिए एक राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। न सिर्फ ममदानी को धमकाया, बल्कि वोटर्स से भी साफ कह दिया कि अगर ममदानी को वोट किया तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी चुनाव हार गए और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी चुनाव हार गए। और मतदाताओं ने सीधी और साफ लकीर खींच दी कि धमकी की, तानाशाही की राजनीति नहीं चलेगी। ममदानी ने अपने सोशलिस्ट एजेंडे और जनसामान्य की बात करके 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका साथ दिया। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने बाजी मारी, जहां भारतीय अमेरिकियों का, इंडियन डायस्पोरा का खासा प्रभाव रहा है। आर्थिक मंदी और ट्रंप के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच भारतवंशी वोटर्स भी अमेरिकी राजनीति का एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। तो क्या मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी नहीं है? मैं कहता हूं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड रिजीम के पहले लिटमस टेस्ट में फेल हो गए हैं। इस राजनीतिक लहर का विश्लेषण आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी मैदान में। पहले जोहरान ममदानी और बाकी जो कैंडिडेट थे उनको वोट कितना मिला ये देखिए। जोहरान ममदानी को 50% से ज्यादा, 50.4% वोट मिले। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। एंड्रू कुओमो को, जिसको सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरे नंबर पर आए। 41% वोट के साथ 8.5 लाख वोट मिले। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कर्टिस सिल्वा, 7.1% वोट ही हासिल कर पाए, महज 1,45,000 वोट। न्यूयॉर्क में ममदानी की सफलता ने अमेरिकी राजनीति में एक नए सवाल को जन्म दिया है। क्या डेमोक्रेट्स को ट्रंप के खिलाफ जनता से सीधा जुड़ने वाला रास्ता अपनाना चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता नेस्तनाबूद हो चुकी है? क्योंकि न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर पद का चुनाव भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने जीत लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर ने जीत हासिल की और पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं भारतीय मूल की डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को मात देकर वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की दौड़ में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही भारतीय अमेरिकी जे सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स की डिस्ट्रिक्ट 26 सीट पर जीत हासिल की। वहीं न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाफ्रेली को हराकर पार्टी का दबदबा स्थापित कर दिया। अब इसके मायने क्या हैं, ये समझिए।
पहले उन कैंडिडेट्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने चुनाव जीता है। एबिगेल स्पैनबर्गर वर्जीनिया में गवर्नर का चुनाव जीती, राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी, रिपब्लिकन नेता विंसम अर्ल सीयर्स को हराया और 56.9% यानी 18 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। जनवरी 2026 में पद संभालेंगी। अब तक 74 पुरुष इस पद पर रह चुके हैं। फिर बारी आती है इंडियन अमेरिकन गजाला हाशमी की। वर्जीनिया प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई, उन्हें 52.4% वोट मिले। रिपब्लिकन नेता जॉन रीड को बड़े अंतर से हराया। वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम महिला है। 2019 में सियासत में एंट्री मारी थी। 2019 में राज्य सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास भी रचा था। फिर बारी आती है डेमोक्रेट नेता मिकी शेरिल की। न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए चुनाव जीता रिपब्लिक उम्मीदवार और जैक सियाट्रेली को इन्होंने हराया। 4 बार अमेरिकी संसद में सदस्य रही है। न्यू जर्सी में लगातार तीसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने गवर्नर पद हासिल किया। अमेरिका में गजाला हाशमी जोहरान ममदानी की जीत की चर्चा भारत में काफी हो रही है। ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं जिन्होंने अमेरिका में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसी पहचान कि आज अमेरिका के लोग उन्हें अपना नेता मान चुके हैं। इसके अलावा जे सिंह जिन्होंने वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स डिस्ट्रिक्ट 26 से चुनाव लड़ा और उनकी जीत हासिल हुई। जनवरी में वर्जीनिया जनरल असेंबली में वो चुने गए थे। इसके अलावा भारतीय मूल के आफ्ताब पुरेवाल ने एक बार फिर इतिहास रचा। वो भी अमेरिका के ओहायो राज्य के शहर सिंसिनाटी के मेयर चुनाव में दोबारा जीत गए। यहां पर उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बॉमन को हराया, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के सौतेले भाई हैं। डेमोक्रेट्स की इन जीतों ने यह बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहला बड़ा लिटमस टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए हैं। और पॉलिटिकल मैसेज क्लियर है कि अमेरिकन्स या अमेरिका में रहने वाले जितने भी दूसरे देश के लोग हैं, इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन्स, वो उनसे खुश नहीं। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इन नतीजों को पार्टी के लिए उम्मीद बताया। एक बयान में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, जब हम मजबूत भविष्य दृष्टि वाले नेतृत्व के साथ जनता के असली मुद्दों पर एकजुट होते हैं तो जीत होती है। यह उसी का सबूत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ताजा चुनावी हार पर दूरी बना ली है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ट्रंप बैलेट पर नहीं था और गवर्नमेंट शटडाउन, यही 2 वजहें हैं जिससे रिपब्लिकन हार गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह बताना भूल गए कि वो शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाट्रेली का समर्थन किया था और न्यू जर्सी और वर्जीनिया दोनों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग रैलियां भी की थी। मेयर चुनाव, गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत और ट्रंप की हार ट्रंप का टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप को लगे इस झटके का असर अगले साल अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में भी देखने को मिलेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिपब्लिक यानी कि अमेरिकी संसद के निचले सदन में दोबारा बहुमत पाने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। ट्रंप की प्रवासी विरोधी आव्रजन नीति, डिपोटेशन की नीति, हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से फंडिंग को लेकर तकरार, भारत के साथ रिलेशन, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, भारत के मेडिसिन पर 100% का टैरिफ इन चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा है और इस कारण ट्रंप की लोकप्रियता का जो रेटिंग रही है वो भी औंधे मुंह गिरी है। -18 यानी कि -18 मार्किंग उनकी अप्रूवल रेटिंग रही है। न्यूयॉर्क की आबादी की अगर बात की जाए तो यहां की आबादी 85 लाख के करीब है और इसमें भारतीय मूल की जनसंख्या भी करीब 8 लाख के करीब है, यानी तकरीबन 10% भारतीय है। न्यूयॉर्क की 85 लाख आबादी में करीब 33 लाख प्रवासी हैं जो ट्रंप की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं और यही लामबंद हो गए, क्योंकि अमेरिका में हर 2 साल में मिड टर्म इलेक्शन भी होता है जिसमें कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव होता है। यह राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है और इसमें राष्ट्रपति की सरकार की लोकप्रियता का भी आकलन होता है। अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में हार जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके समर्थकों की ताकत कमजोर हो गई है और विपक्षी दलों को बढ़त मिल गई है। इससे अमेरिकी राजनीति में संतुलन बदल सकता है और ट्रंप की वापसी की राह भी मुश्किल हो सकती है। अमेरिका में हालिया चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल दिया है, क्या ये ट्रंप का लिटमस टेस्ट रहा जिसमें वो फेल हो गए?
जहां उनका प्रभाव कमजोर पड़ता दिखा, जहां उनकी राजनीतिक पकड़ और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को मापने का यह बड़ा मौका माना जा रहा था। लेकिन ट्रंप इस परीक्षा में फेल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप के फैसले, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने 9 महीने के कार्यकाल में ही फेल साबित हुए हैं और उनकी लोकप्रियता औंधे मुंह गिरी। आज इस इंटरनेशनल डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ दुनिया भर से मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ रही है अमेरिका से, और पूर्णिमा नाथ जो कि रिपब्लिकन नेता भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी काम किया। आज उनको यह देखकर खुशी नहीं हो रही होगी कि जिस रिपब्लिकन पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, वो रिपब्लिकन पार्टी इस चुनाव में डाउनफॉल में दिखी और उनको काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच जुड़ रहे हैं, जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सिवाच सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर शुभदा चौधरी जुड़ रही हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं और आपको बता दें कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं। शुभदा चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में अमेरिका से हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ेंगे, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट है और भू राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। धीरज कौल का फिलहाल इंतजार करेंगे। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। पहला सवाल मैं पूर्णिमा नाथ जी से लेना चाहूंगा। पूर्णिमा नाथ जी, ये एक्सपेक्टेड था रिपब्लिकन्स के लिए, या फिर आपको लगता है कि ये एक ऐसा समय था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज बहुत जरूरी था? नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, काफ़ी देर से मैं कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो 2.0 है, इट वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, डिस्गस्टिंग टू टेल यू द ट्रूथ। ये इसके लिए हमने नहीं वोट किया था। आई डिडंट सपोर्ट दिस। लेकिन जब मागा बेल्ट है, जो क्रिश्चियन बाइबल थंपिंग क्रिश्चियन मागा बेल्ट है, उनसे बात करो, they have been emboldened to the point that they have been targeting us Hindus, legal immigrants, at times citizens. हमें ट्रैश करा जाता है, ह्यूमिलिएट करा जाता है ऑन अ डेली बेसिस। कोट एंड कोट बोला जाता है, गो बैक होम। बेसिकली आप अगर वाइट नहीं हो, आप अमेरिकन बन नहीं सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, तो आप रिपब्लिकन भी नहीं हो सकते हो। मतलब क्वेश्चन आता है, हाउ डेयर यू कॉल योर सेल्फ रिपब्लिकन कंजर्वेटिव, यू आर नॉट इवन ए क्रिश्चियन एंड यू आर नॉट बोर्न हियर। ये सिचुएशन, ये नौबत आ चुकी है इस कंट्री में। मागा जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनको राइज दिया है, उनको एम्पावर किया, दैट हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू सी। एंड ऐसे नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी को किसी सब ऐसे है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि जो लीडरशिप है वो चुप थे। हमारे कांग्रेसमैन है टॉम टिफनी बोल के, विस्कॉन्सिन में, वो गवर्नर के लिए रन कर रहे हैं अभी। he went after the H1B holders and employees of UW system, University of Wisconsin system in Wisconsin. मैंने उनको क्वेश्चन किया, ये आपने तो पहले कहा था कि इलीगल को डिपोर्ट करेंगे, उसमें भी आप वायलेंट क्रिमिनल इलीगल को डिपोर्ट करेंगे, आप H1B को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम तो लीगल है ना, हमें क्यों टारगेट करा जा रहा है? There is of course no response. मैसेज तो आ गया ना जनमत से, बैलेट ने जवाब दे दिया ना। इट वाज कार्मिक रिटर्न। मैंने पहले भी कहा है, इस्लाम जो है, शरिया जो है, अमेरिका फेट है, उसको आप अभी निकाल नहीं सकते हो। ये लंदन भी गया, न्यूयॉर्क गया, अभी नेक्स्ट वेटिकन जाएगा। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, द एरोगेंस and the ego of Republican Party and our conservatives and the MAGA cult has been astonishing to watch. And this has been heartbreaking for us. This country was built by immigrants. अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके फैमिली भी तो इमिग्रेंट्स है। अब वो कैसे इमिग्रेंट्स को बोलते हैं? न्यूयॉर्क में 9 से 10 लाख इंडियन अमेरिकन हैं। जी सर, and this is the irony of it. His own family is immigrant and German, Scottish immigrant. तो अब हमें क्यों टारगेट करा जा रहा है? बिकॉज नहीं, अमेरिका के लोग इसके साथ नहीं है, मतलब ये इन फैसलों के साथ नहीं है। -18 अप्रूवल रेटिंग नेगेटिव में। नहीं, मागा कल्ट है पूर्णिमा जी, वो कुछ होंगे, वो कुछ एक तबका होगा जो मागा सपोर्टर होंगे, क्योंकि हर कोई ट्रंप का अचानक से विरोधी नहीं हो सकता। लेकिन 9 महीने में, दूसरे कार्यकाल में इतना बड़ा सेटबैक लगना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।
और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। एक रिएक्शन में आपसे भी एक रिएक्शन आपको भी चाहूंगा आपका, और आपको बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वैसे लोग सोचेंगे मैं आपको गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा हूं, तो अभी वहां पर अभी सुबह हुआ है और आपने अभी अपने काम की शुरुआत की है, तो इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूं। आप कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को, चाहे वो नमस्कार, थैंक यू फॉर गवर्नर का रिजल्ट हो चाहे वो मेयर का रिजल्ट हो? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जर्नल साहब को नमस्कार, पूर्णिमा जी वेरी नाइस टू सी यू, एंड आपके अदर एक्सपर्ट सबको मेरा नमस्कार। और इट्स अ ब्राइट डे हियर। आई वाज लास्ट नाइट इन न्यूयॉर्क, आई जस्ट केम बैक टू पीए। It's a very beautiful day in New York, getting up, and this is what we were anticipating. Matter of fact, see, I support certain things of Trump, but what is right is right. There were 5 big agendas. आप इसको नकार नहीं सकते। 5 बड़े एजेंडा थे जिसके ऊपर उन्होंने रन किया, और मेरी खुद की फैमिली के आधे लोगों ने उनको वोट भी किया, जो यंग हैं, जेनजीज हैं, इवन मिलेनियन, मेरे एज के ग्रुप के अधिकांश से ज्यादा लोगों ने उनको वोट किया। ऑल दो आई मस्ट से इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने उनके खिलाफ वोट किया, जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, और प्रचार भी किया कुमो के सपोर्ट में। लेकिन कुमो का बैगेज बहुत बड़ा था, तो उसको आई आई काइंड ऑफ वेलकम दिस रिजल्ट। लेकिन मैं आपको क्विकली 5 पॉइंट बता देता हूं जिसको लेकर ये एग्जैक्टली जीते हैं एज ऑफ द सेंसस, जिसके अंदर टॉप 5 थिंग्स थी। और इन्होंने बिल्कुल एक अच्छा कैंपेन के थ्रू इन्होंने रन किया, और उसमें इन्होंने फोकस किया जो हमारे एक्यूट मुद्दे हैं न्यूयॉर्क के। जियोपॉलिटिक्स को साइड पे रख दीजिए, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं मुद्दे वाइज मुद्दे, तो फर्स्ट वन वाज द इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और टेनेंट प्रोटेक्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप $1 लाख प्रति साल कमाते हैं तो आप पुअर हैं, विद POOR। कैन यू बिलीव दिस? इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, आप रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए भी आपको $3,500 देना पड़ जाएगा। आपके पास टैक्सेस के बाद कुछ नहीं बचेगा। नंबर 2 वॉज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब मैं न्यूयॉर्क में आया था राइट आफ्टर हाई स्कूल, इट वॉज अराउंड $1 फॉर ट्रांसपोर्ट। अब हमें आने जाने में $5 लग जाते हैं, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ दिल्ली मॉडल का काम किया। इसके अलावा यूनिवर्सल चाइल्ड हेल्थ एंड सपोर्टिंग वर्किंग फैमिलीज, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क के अंदर बेबी सिटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, $30 $25 प्रति घंटा। और अगर चाइल्ड केयर पे चले जाएं तो भी काफी एक्सपेंसिव होता है। जो मीडियन एवरेज इनकम है $60,000 से $80,000, उसमें अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पेरेंट्स को 2 से 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं। अमेरिकन ड्रीम तो बहुत दूर की बात है। चौथा पॉइंट था सिटी ओन्ड ग्रोसरी स्टोर्स, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है। सिटी अपने खुद के अब राशन स्टोर्स बनाएगी, जहां पे हम लो कॉस्ट में गुड क्वालिटी फूड देंगे। इसके अलावा था 5th, जो कि पब्लिक सेफ्टी रिफॉर्म था और कम्युनिटी सेफ्टी थी। नाउ ये जो एरिया है, दिस इज वेरी टची, क्योंकि हुआ क्या कि बेसिकली वायलेंस काफी बढ़ गया। इलीगल, आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, इलीगल इमिग्रेशन के एक कंटेंस्ट में हुआ, और फेंटनिल की वजह से, मैं खुद फिजिशियन हूं, बहुत लोग मरते हैं, हजारों में, 10s of thousands of people die from Chinese imported fentanyl। क्राइम बढ़ चुका था। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हम पुलिस को गार्बेज मॉनिटरिंग के लिए, पुलिस को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, पुलिस को होमलेसनेस के लिए नहीं रखेंगे, हम उनको क्राइम पे फोकस करेंगे, और सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट की एक नई टीम बनेगी। ये बात सच है। पिछले 15 साल से न्यूयॉर्क के अंदर कॉप्स का नंबर फ्रोजन है, 30,000। ऑल्दो आबादी न्यूयॉर्क की अगर आप पकड़े तो ऑलमोस्ट 9 मिलियन, 8.9 मिलियन है, जिसके अंदर 38% इमिग्रेंट्स हैं। इस बात को समझिए, 38% इमिग्रेंट है, और वो 38% इमिग्रेंट्स के कोई ना कोई रिश्तेदार लीगल इमिग्रेशन या इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू आ रहे थे। पूर्णिमा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट की और बोला, देखिए इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद इलीगल थे, वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ थे। लेकिन लीगल इमिग्रेशन के एक फैमिली जिसका 30 साल से एक बूढ़ा बाप टैक्स पे कर रहा है, उसको घर से आइस उठा के ले जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को निकाल रही है, तो इससे कहीं वो स्विंग वोटर्स, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट में भी आप देख लीजिए, जर्सी के अंदर आपने रिजल्ट देख लिए क्या है, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। उन्होंने बोला अमेरिका डजंट स्टैंड फॉर दिस ब्रूटैलिटी। जी, आप कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात न्यूयॉर्क के लिए मान लेता हूं, फिर न्यू जर्सी और वर्जीनिया को लेकर क्या कहेंगे? जितने भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं सब जीत गए। करेक्ट, न्यू जर्सी में बहुत बड़ी मात्रा में सभी जीत गए। तो ये तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से कनेक्ट होगा ना? एब्सोल्युटली। न्यू जर्सी के अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट हैं, बहुत बड़ी आबादी में इमिग्रेंट रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने बिल्कुल लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, मैंने आप ही के शो पे कुछ दिनों पहले भी बताया था, F1 स्टूडेंट वीजा की एक्सेप्टेबिलिटी रेट अब हाफ हो गई है।
टूरिस्ट वीजा अब नेक्स्ट टारगेट होगा, आप देख लेंगे दुनिया भर से, अब कनाडा में भी यही चीज हो रही है। और तीसरी बात, इन्फ्लेशन, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेके स्विंग वोटर्स ने ट्रंप को वोट किया। नहीं, स्विंग वोटर इन्फ्लेशन तो, इज अ जीनी आउट ऑफ द बॉक्स। स्विंग वोटर डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाना चाहता था, रिपब्लिकन्स को सबक सिखाना चाहता था। एब्सोल्युटली, इन्फ्ले- एब्सोल्युटली, जी, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर एब्स। और मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अगर मागा की बात करूं तो मागा के जो लोग हैं, आप भूलिए मत, आप एक बात को भूल रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं जिनको स्नैप बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इस टाइम उनको नहीं मिल रहे। और इस वजह से लोगों के अंदर बहुत रिजेंटमेंट आ रहा है कि हमें खाने को कुछ नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, गवर्नर्स ऑफ एवरी क्योंकि स्टेट आर अमेरिका में, रिलीजिंग अमेरिका के इतिहास का 1 month। लार्जेस्ट शटडाउन इस वक्त जारी है, जो करेक्ट 35 डेज करेक्ट, को क्रॉस गवर्नमेंट कर गया शटडाउन है। तो ये बहुत गंदा इफेक्ट दे रहा है। और अब आप देखेंगे एक तरीके का नेगेटिव सेंटीमेंट शुरू हो चुका है रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ। रिपब्लिकन पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी हैं, अनफॉर्चुनेटली इसके थ्रू आ जाएंगे, वो इसमें फंस बिल्कुल। जाएंगे। मैं शिवाज सर और शुभदा चौधरी के पास जा रहा हूं। पहले शिवाज सर, आप कैसे असेस कर रहे हैं इस रिजल्ट को, अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन के खिलाफ जो ये जो मैंडेट आया है? देखो विवेक, सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने के लिए चले थे, उनका जो तरीका है वो कंप्लीटली फेल, वो फॉल्टर था। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ लगाया, उसको जो टैरिफ लगाने से तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही था। एग्जैक्टली। वो भारत पहले बता रहे थे कि अगर 50% टैरिफ लगाया, जो सामान भारत से जाता था, अगर वो खरीदेगा लोकल आदमी तो उसको 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसी प्रकार चाइना से लगे। तो जो मेक इन ग्रेट अमेरिका का मुद्दा सोचा था वो तो हुआ नहीं। हुआ क्या कि लोगों ने परेशान हुए, इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी जल्दी आने वाली नहीं अमेरिका में। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर कनाडा कॉस्ट से ऑफ बड़ी लेबर, मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल, मैक्सिको से बड़ी मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल और बाकी चीजें जाती हैं, उन हाँ सब पे बिल्कुल, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है जो लोग थे उनको पहले ही इन्फ्लेशन ज्यादा था, उनको बहुत मार पड़ी और उनको ने मन बना लिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर बहुत ज्यादा कमी है। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसको समझने को तैयार नहीं है। वो अपने ही धुन में, क्योंकि ट्रांजिशनल लीडर हैं, वो अपने ही धुन में रहते हैं। उनको ये नहीं पता चला कि ये जो लीगल माइग्रेशन हुई है, जिसमें लोग आके अमेरिका में बस के हैं, जिस प्रकार से अमेरिका बनाई है लीगल माइग्रेशन से, यूरोप से पहले आए थे, अब इंडिया मूल के और बाकी एशियन मूल के हैं, उनको भी एक प्रकार से प्रेशराइज किया गया, उनको भी एक प्रकार से तंग किया गया। तो वो एक इलीगल और लीगल माइग्रेशन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो नहीं, कहीं ना कहीं हर एक को टारगेट करने लगे। और वाइट पीपल जो है, क्रिश्चियन वाइट, उनके अलावा छोड़ के सभी लोग परेशान थे। अगर आप देखें, अगर 85 टू 90 लाख के करीब न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है, 38% जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, तो वो तो सारे के सारे एंटी अभी ट्रंप हो रखे हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज जिस देश के अंदर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो अमेरिका में आए, आज वो अमेरिकन हैं, मगर अमेरिका में भी उनको एक प्रकार शक की नजर से देखा जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और इस फैक्टर को देखते हुए मैं 4 चीजें और बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के अंदर इकोनॉमी डिगमगा गई। आपने ठीक बोला कि ये पहली बार है 35 डेज का शटडाउन। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो डिप्लोमेटिकली, आप डेमोक्रेट से बात करें, आपको पता होना चाहिए, आप एक प्रकार से हाई ग्राउंड पे चले जाते हैं, यू आर नॉट रेडी टू निगोशिएट। जिस प्रकार से वो दूसरे देशों को प्रेशर में डालते हैं, छोटे छोटे देश, इसी प्रकार से वो अपने देश में भी कर रहे थे। ऐसा लगता है जो रिजल्ट आए हैं कि जो 2026 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी कुछ अच्छा करेगी। जिस प्रकार से अब लोग लोअर हाउस में डेमोक्रेट्स की वापसी होने जा रही है सर, मैं अभी लिख के दे देता हूं आपको, मिड टर्म इलेक्शंस में, और वहां से और दिक्कतें बढ़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिस तरह के फैसले उनके रहे। एक बहुत हिंदी की एक बहुत मशहूर सीरीज आई थी भारत में, उसका एक बहुत डायलॉग मुझे याद आता है कि भाई उसमें एक जो अभिनेता वो कहता है कि अपुनीच, कभी कभी तो लगता है अपन को कि अपुनीच भगवान है। तो ये वाली फीलिंग जब किसी के अंदर आ जाती है तो फिर हर्ष यही होता है, जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका गिरना तय होता है। कौल साहब, मैं आपका रिएक्शन लूं, मुझे पता है बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं शुभदा चौधरी का रिएक्शन जानना चाहूंगा, वो कैसे एसेस कर रही है इस रिजल्ट को, इस मैंडेट को। शुभदा। विवेक जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले अगर ज़ोहरान ममदानी की हम बात करें तो हमें उनकी फैमिली को समझना जरूरी है, क्योंकि उनके फादर महमूद
ममदानी युगांडा बॉर्न है, युगांडन इंडियन है, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। उनकी अभी किताब स्लो पॉइजन अभी रिलीज हुई है। दूसरी उनकी मदर मीरा नायर हैं, जिनकी इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है, बहुत फेमस इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं। उनकी वाइफ सीरियन है, सीरियन अमेरिकन है। और ज़ोहरान ममदानी का आना तीन चीजों के कारण इंपॉर्टेंट था। ये पहले ही प्रिडिक्टेड था कि एंड्रू कुमो और कर्टिस सिल्वा नहीं जीतेंगे। पहली चीज तो ये है कि एक चीज जो एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, आप ये भी समझिए कि डेमोक्रेट एक पूरा होमोजेनस पार्टी नहीं है, जिसमें इनको ज़ोहरान ममदानी, जब अब उनकी चुनौती शुरू होती है एक्चुअल, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी में भी वो किस तरीके से लेजिस्लेशन पास करेंगे, उनके जो बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, जो रियल स्टेट से है, टेनेंसी से है, क्लाइमेट जस्टिस से है, एलजीबीटीक्यू से है, पुलिस फंक्शनिंग से है, पब्लिक सेफ्टी से है, इसके लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू के लिए आपको लेजिस्लेटर्स के साथ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज। पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज और ऑप्टिक्स चलता है। तो ममदानी कैसे करेंगे, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि ये ममदानी वर्सेस ट्रंप नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ, ममदानी के खिलाफ पब्लिसिटी करने में 22 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च हुए थे। भले ही आज 5th ऑफ नवंबर है और ये लॉन्गेस्ट, ट्रंप का पहला टर्म में भी शटडाउन हुआ था जो लॉन्गेस्ट था, अब ये उससे भी लंबा हो ये गया। अमेरिकन तो हिस्ट्री का सबसे लंबा है और दोनों बार ट्रंप ही थे प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली। तो जहां तक बात है कि इसमें कौन कौन थे, ट्रंप थे, पूरा का पूरा व्हाइट हाउस था, अमेरिकन मीडिया थी, इजराइल की पूरी मशीनरी थी। आप अमेरिका में इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कोई प्रो पैलेस्टीनियन हो और क्रिटिकल हो इजरायली गवर्नमेंट की और वो जीत जाए, ये हो ही नहीं सकता था, इतना ज्यादा सेंसरशिप है। लेकिन प्रोग्रेसिव ज्यूज ने, प्रोग्रेसिव मिलेनियल और जेंजी ज्यूज ने जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाई और ममदानी को चुना। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक बात रही तीसरी, जो एंड्रू कुमो को क्यों नहीं जीते, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। घर घर जाके दरवाजा खटखटाना, विजुअल कैंपेनिंग करना, सोशल मीडिया को करना। लेकिन इसमें एक और चुनौती की बात है, जो ये है कि ओबामा जब आए थे तो ओबामा ने भी सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज किया, लेकिन मैक्सिमम जो ओबामा ने प्रोमिसेस की थी, वो ग्वांटनामो बे से रिलेटेड हो या फिर कई सारी, उसमें वो नाकाम रहे। तो हमें एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इवन एज अ क्यूरियस स्कॉलर थोड़ा सा इस विक्ट्री को बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि अब असली मुद्दा अब शुरू होगा कि अब वो क्या कर पाएंगे। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ममदानी ने की। पहला तो 81% अमेरिकन वुमेन आई थी वोट करने न्यूयॉर्क से, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि 90,000 ज्यादा से ज्यादा उनका वॉलंटियर बेस था। हर वॉलंटियर ने $200 पे कर करके उनकी फंडिंग की थी। ये पूरा इतना हाई स्केल पे, अमेरिका में किसी भी लीडर का कैंपेन करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब जहां तक बात रही, और आप ये समझिए कि एल्गोरिदम जैसे ट्रुथ सोशल हो, टिकटॉक हो, ट्विटर एक्स हो, फेसबुक हो, ये सारा सिलिकॉन वैली का जो पूरा नेटवर्क था, ये भी ममदानी के खिलाफ था। और उसको फिर वो कैसे उस पे जीते। जहां तक बात रही इलीगल, किस तरीके से आइस डिटेंशन कर रहा है, लीगल इलीगल का, ये पूर्णिमा जी ने बिल्कुल बात सही बोली है। जहां तक बात रही शरिया लॉ की, तो शरिया लॉ जो है इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है और इसके काफी सारे प्रमाण होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ शरिया लॉ इंप्लीमेंट करे। उनको मुस्लिम वोट्स नहीं मिले, उनको जूश, अरब अमेरिकन, हिस्पैनिक, लैटिनो, एशियन, सारे। मैं एक सवाल बस आपसे जोड़ रहा हूँ हूं क्योंकि पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। ये तो बात सिर्फ न्यूयॉर्क की और ज़ोहरान ममदानी की रही। ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में देखें, वर्जीनिया की बात करें, न्यू जर्सी की बात करें, जितने भी डेमोक्रेट उम्मीदवार जिस पोस्ट के लिए खड़े हुए थे सबके सब जीत गए। ये तो ममदानी से कनेक्ट नहीं थे, या फिर वहां पर इतना मैसिव कैंपेन नहीं चलाया जा रहा होगा। ये डेमोक्रेट्स को इनडायरेक्टली इतना फायदा कैसे मिल गया? ये सिर्फ 9 महीने में, अभी तो ट्रंप अभी चुनकर आए हैं, 9 महीने पहले फरवरी में वोट लिया उन्होंने,
और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त स्पाइक पे होनी चाहिए। उनकी अप्रूवल रेटिंग -18 में चल रही है। और 1969 के बाद ये पहला मौका था जब न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पर इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, मैसिव वोटिंग किया है लोगों ने। तो बड़ी, हमारे देश में भी जब दो चीजें होती है, जब बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। 9 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर ली कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, जो पिछले साल का जो इलेक्शन था वो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही था, जिसमें कमला हैरिस नहीं जीत पाई, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो हाउसिंग का रेट है, जो इनकम डिस्पैरिटी है, न्यूयॉर्क में जो बोरोज होते हैं, जो आउटर बोरोज में लोग रहते हैं, वो $40,000 से कम कमाते हैं और उनके रेंट्स बहुत हाई होते हैं, जबकि वहीं सेंट्रल बोरोज में जो सिलिकॉन वैली या फिर मल्टी बिलियनर्स रहते हैं, उनका 81 लाख पता नहीं कितना ज्यादा US डॉलर्स का इनकम है। तो बात इकोनॉमिक्स की है, पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है। दूसरी चीज ये है कि जो आप देख रहे हैं कि एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आप देखिए कोई भी अमेरिकन कंपनी, बहुत भारी संख्या में जॉब कट्स हो रहे हैं उनके खुद की इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए। तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा जो हार्डकोर वाइट क्रिश्चियन, जो पूर्णिमा जी ने बोला, ये मोस्टली मिड ईस्ट, मिड वेस्ट के रूरल अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है जो ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता, भले ही अमेरिका अपने आप को कितना भी सेपरेशन बता दे चर्च और स्टेट में, बाइबल पे ओथ ली जाती है। तो जहां तक बात रही कि ट्रंप अब क्या करेंगे, देखिए एक चीज होता है स्टेट और एक चीज होता है डीप स्टेट। ममदानी का जो अब चैलेंज है वो डीप स्टेट के साथ है। तो वो ममदानी को तो पहले ही थ्रेट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा हम फंडिंग नहीं देंगे, हम उस जो फंड हम न्यूयॉर्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी करते हैं उसको लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर ले जाएंगे, जिससे कि ममदानी को कोई भी सपोर्ट फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे ना मिल पाए। मैं धीरज कौल साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हो, पूर्णिमा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। पहले कौल साहब, फिर मैं पूर्णिमा जी और सिवाज सर आपके पास आ रहा हूँ। कौल साहब देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज ये अब आपने जो टॉपिक टच कर दिया, जियोपॉलिटिकल इंटरफेस, ये बिल्कुल सही है। मंदानी, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर लास्ट पर्सन। उनके लोकल इश्यूज ज्यादा थे, उनका बैकग्राउंड एक नेगेटिव इशू था, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको कुमो ने पकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल पाया, विच वॉज मुस्लिम एंटी एंड देन अगर आप उनकी वो देखें जीत की स्पीच, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला, देयर आर फ्यू थिंग्स आई कैन नॉट चेंज अबाउट माई सेल्फ, आई एम यंग विच वेंट अगेंस्ट हिम, आई एम मुस्लिम which went against him, immigrant he used it wrong way because एंटी इमिग्रेंट कोई ऐसा इमोशन न्यूयॉर्क में है नहीं, है ही सिटी इमिग्रेंट्स की। मेरी आधी से ज्यादा लाइफ वहां पे गुजरी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव। और दूसरी बात, जो न्यूयॉर्क के सबर्ब्स की वो बात कर रही है, पहली बात सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। और दूसरी बात, $40,000 की जो आप इनकम की बात कर रही है, वो न्यूयॉर्क में पॉसिबल ही नहीं है। वो न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में जो $19.8 मिलियन की 19.8 मिलियन लोग जो रहते हैं न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में, न्यूयॉर्क के 5 बरोज हैं। अगर आप कभी आए तो आई विल लव टू टेक यू, जिसके अंदर आता है लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड नहीं आता, उसके अंदर मैनहट्टन आता है, ब्रुकलिन आता है, स्टेटन आइलैंड आता है, और ब्रॉन्क्स आता है, और ब्रुकलिन आता है। ये 5 बरोज हैं। इसके अंदर आज की डेट में अगर आप $1 लाख कमाते हैं तो आप गरीब हैं, आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट हाउसिंग पे रहना पड़ेगा, जो पिछले 15 साल से फ्रोजन है। और वो गवर्नमेंट हाउसेस को खरीद खरीद के उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो न्यूयॉर्क में रहता है वो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ पाएगा। और दूसरी बात जो आपने बात करी वो ये थी कि अगर आज की डेट में हम इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत बड़ी आबादी में न्यूयॉर्क के सिटीजन डिपेंडेंट है, और वो गवर्नमेंट प्रोग्राम सब फ्रीज हो रहे हैं। और एक तीसरी बात जो आपने अभी बात टच कर दी, ट्रंप ने क्लियरली बोला था कि अगर ममदानी जीतेगा तो मैं सारी फंडिंग फ्रीज कर दूंगा। न्यूयॉर्क सिटी का बजट $111 बिलियन है, और अगले साल 15% बढ़ने की उसकी संभावना थी, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। $10 बिलियन का एंटिसिपेटेड है, जो मंदानी के इनिशियल प्लान है, फूड केयर, चीप हाउसिंग को भी छोड़ दीजिए, अगर आप बेसिक 4 भी उठा लीजिए, जिसके अंदर राशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसमें $10 बिलियन का एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। मंदानी का प्रपोजल है कि टैक्सेस बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप, पहली बात तो टैक्सेस आप बढ़ा नहीं सकते, इतने ज्यादा टैक्सेस यहाँ पे लग रखे हैं। और चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये जानने के लिए है कि जो न्यूयॉर्क सिटी के जूइश कम्युनिटी है, उसके भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने मंदानी को वोट किया। उसकी वजह ये थी कि कई पढ़े लिखे जूइश लोग जो एट्रोसिटीज इजराइल ने अननोइंगली, मैं इस बात
जो हमास के ऊपर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वहां पे देखी गई, उसके ऑपोजिशन में मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरा उठना बैठना है उनके साथ, जूइश ओरिजिन के आते हैं, उनका ये मानना है जो इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद इट। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मंदानी को वोट दिया अगेंस्ट देयर ओन पेरेंट्स एडवाइस। ये हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है इस बारी। और अगर आप इस बात को जानते हैं, ट्रंप ने मीडिया में आके बोला कि देखिए अगर आप जूइश हैं और आप मंदानी को वोट देते हैं तो आप स्टूपिड हैं, आप उनका ट्वीट देख लीजिए। तो ये बैकफायर हुआ है। बाय द वे, आप यू कैन लुक इनटू दिस इज परफेक्ट डाटा। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूर्णिमा जी। जी विवेक जी, आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। आप अगर मेरल डिबेट देखोगे ममदानी की और बाकी सब कैंडिडेट की, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था सब मेरल कैंडिडेट को, वो लोग इजराइल में जाएंगे या नहीं। सब ने बोला पहला ही विजिट इजराइल की होगी। और इनफैक्ट जो एंड्रू कुमो थे, ऑब्वियसली दे आर ऑल डेमोक्रेट्स राइट, यहाँ पे जो सिल्वा थे उनको तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एंडोर्स भी नहीं किया। शर्मनाक की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली वेंट आफ्टर विथ एंड्रू कुमो, जिसके अगेंस्ट मागा को मोबिलाइज किया था इन फॉर द स्कैंडल ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग कोविड इन नर्सिंग होम। इट्स कोई शेम नहीं है इन दिस केस। आप वहां पे देखो, Mamdani was Andrew Cuomo actually said that he was going to be, it was going to be his fourth visit to Israel. ममदानी क्या कहा? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई स्टे इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जूस है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सब है। उसको अगर न्यूयॉर्क की मेयर बनना है तो इजराइल क्यों जाना है? मुझे बताइए, ये कौन सा अमेरिका फर्स्ट है? अगर आप अमेरिका फर्स्ट ही चला रहे हो तो ये तो यहाँ पे कोई अमेरिका फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे। बट वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी इन दिस केस, बट इट इज अबाउट व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर द पीपल दैट इज हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक चीज आपने बात नहीं की, हमारे हिंदूज को आप देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ पे जो केयर और एपेक जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। केयर इज ए काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, दैट इज केयर, मैं कायर बोलती हूँ उसको। दूसरा है एपैक, वो जो जूज ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली ये लोग चूज करते अपने जूज और क्रिश्चियंस को एंडोर्स करते, फंडिंग करते। अब जो ममदानी है वो सडनली वो कैसे 0% नेम रिकॉग्निशन 1% अलाइनमेंट से वो न्यूयॉर्क की सिटी मेयर बन गए? आपको उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। उसका जो फंडिंग आया है वो मुस्लिम कम्युनिटी किया है। आपको याद नहीं है मुस्लिम वोट जो दिया है बाइडेन को 2020 में, देयर वाज अ मिलियन मुस्लिम वोट्स और बाइडेन ने एक एजेंडा चलाया गया था। 7 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें, एमगेज, एम्पावर, देख लीजिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे। उनका एजेंडा यही है, शरिया इस्लामिक सिचुएशन यहाँ पे लागू करना है। और ये जो क्रिश्चियन की मागा, जो बाइबल थंपिंग क्रिश्चियन मागा बेल्ट है ना, इसकी जवाब सिर्फ इस्लाम ही दे सकता था, बिकॉज उनके पास ज़कात है, उनके पास पैसे है, फंडिंग है। पूर्णिमा आप जी, मुझे बताइए हमारे जैसे लोगों के पास फंडिंग कहाँ है? जी, आप लोग लोकल पॉइंट्स पर फोकस करें। मैं तो कहता हूं कि अगर बाइडेन और माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशनशिप अगर नॉर्मल होते, बेटर होते, ट्रंप रिजीम 1.0 की तरह होते, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहां पर इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो कुछ और होता। आप बेशक वहां के लोकल पॉइंट्स को ले रहे हैं, लेकिन जो स्विंग वोटर है, देखिए किसी भी इलेक्शन में 3 से 4% वोट का खेल होता है, 2 से 3% में ही खेल हो जाता है। ये जो स्विंग वोटर है वही कमाल करते हैं। कुओमो को 8.5 लाख वोट मिले, इनको 10 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। 41% पर वो है, 50.4% पर जो आपके ममदानी वो हैं। इनमें से 10 लाख इंडियंस ने अगर उधर वोट कर दिया हो, या फिर कुछ कम लोगों ने उधर वोट कर दिया हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नाराज हैं। इंडियन ड्रग्स पे 100% का टैरिफ। अगर एक मुझे सिरदर्द की गोली न्यूयॉर्क या अमेरिका में खरीदनी है जो $1 की मिल रही थी, अब $2 में मिलेगी। मैं एक के लिए जो 90 रुपीज खर्च हो रही थी, अब 180 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बेसिक इश्यूज बहुत हिट किए, मुझे लगता है सिर्फ 9 महीने में डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों की वजह से इतने कॉर्नर हो गए हैं। मैं एक सेकंड, कॉल साहब और शुभदा जी दोनों कुछ कहना चाह रही है, लेकिन सिवाज सर काफी देर से इंतजार करेगा। सिवाज सर से कमेंट ले लेते हैं। हाँ देखो विवेक, एक चीज समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेट जो है ना, नॉर्मली वो वोट करते हैं कि अगेंस्ट, और जो जिस प्रकार से डेमोक्रेट्स इंडियंस हैं वो भी हरदम वोट करते रहे हैं, जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट की तरफ। मगर अब की बार जो इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेट्स ने जो जो इंडियन थे उन्होंने
डेमोक्रेट की बजाय रिपब्लिकन को भी वोट दी थी प्रेसिडेंट इलेक्शन में, मगर अब वो फिर वापस चले गए। जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव इसलिए हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी ये 9 महीने में, इससे उनको बहुत ठेस पहुंचा है। सेटबैक और लगा है, सबसे बिल्कुल। ज्यादा है जैसे उन्होंने क्या इंडिया को हाथ हैंडल कंगन किया है। पारसी का सिवा सर, पूर्णिमा जी यहाँ बैठी हुई है, वो खुद अपसेट है डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले पिछले 9 हाँ, महीने के मैं आए हैं। मैं मैं कुछ और बता रहा हूँ थोड़ा। हाँ, बताइए ना। उसने प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अब जो लोग सोचने लगे हैं, जिस प्रकार से ये जितने भी इंडियन सेटल्ड हैं वहां पर अमेरिका में, उनको ये बहुत अच्छा नहीं लगा जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ एक प्रकार टैरिफ लगाई 50%। उनको लगता है कि जो भारत एक नेचुरल अलाई था अमेरिका का, और उसके ऊपर इतना भारी टैरिफ लगा के एक विश्वास घात का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये आपको सोचे जितने भी इंडियन मूल के लीगल माइग्रेंट्स भी हैं जो बसे हुए हैं 15 20 30 साल से, वो अगेंस्ट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे लगता है दूसरा ये समझ नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को, जब आप टैरिफ बढ़ा रहे हो तो इसका पैसा कोई बाहर से नहीं दिया जाएगा, इसका पैसा तो आपके नॉर्मल पॉपुलेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो कीमतें बढ़ गई हैं तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है। जब ये कह रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग को ले आएंगे, भाई मैन्युफैक्चरिंग इतनी जल्दी अमेरिका में नहीं आ सकती क्योंकि अमेरिका में लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने, आपका जो विजन था वो क्लियर नहीं था, आपने पूरा का पूरा हौच पौच कर दिया और आपने एक नेचुरल आई इंडिया को खो दिया। जिस प्रकार से आपने 50% टैरिफ लगाने के कारण जितने भी इंडियन थे, जिस प्रकार से ये आप 10% न्यूयॉर्क में इंडियन थे, वो ज्यादातर ने अभी वोट जो है वो मंदानी को डाला है जो कि डेमोक्रेट का कैंडिडेट था। तो ये सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा क्या वो ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो फिर ये जो बाई इलेक्शन होने हैं 2026 में, तो उनका फ्यूचर अच्छा नजर नहीं आ रहा। उनकी अप्रूवल रेट -18% है। मगर जब बात आती है जोरन मंदानी, क्या वो सक्सेसफुल होंगे न्यूयॉर्क के मेयर में, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि ये एक ऐसे टेस्ट है, इतना आसान नहीं है। क्या इलेक्शन जीतना आसान होता कई बार, मगर उसके बाद काम करना और आपको प्रूव करना ये एक दूसरी बात है। मगर ये मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ वैसे आना जोरान चाहिए ममदानी कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से करंट इंडियन रिजीम को लेकर वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। वो यहाँ की सरकार की वो बड़ी गलत बात। देखो मैं एक चीज कहूंगा विवेक, जोरान ममदानी, हाँ ये उनको मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए कि वो जो है जो मंदानी है वो अमेरिका की बात करे, न्यूयॉर्क की बात करे, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। अगर वो भारत की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसके ऑपोजिट। शुभदा चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद कॉल साहब पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूँ। शुभदा जी। देखिए, पहली चीज तो मैं मानती हूँ कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कभी भी टीवी डिबेट में ये नहीं समझना चाहिए कि आपके साथ जो बैठी हुई महिला या पुरुष है वो आपसे कम नॉलेज रखता है। मैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा फंडेड खुद प्रोग्राम में यंगेस्ट अमेरिकन इंडियन रही हूँ जो अमेरिका खुद स्कॉलरशिप पे गया है। मैंने जो आउटस्कर्ट्स की बात की थी न्यूयॉर्क की, वो आउटस्कर्ट्स ऑफ बोरो की थी। आपका जनरल नॉलेज धीरज सर जरूरत नहीं था। नेक्स्ट चीज है सिलिकॉन वैली और रियल स्टेट। सिलिकॉन वैली में आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनके एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल होम्स नहीं होते। तो आप ये प्रिविलेज पोजीशन से हट जाइए, और ये भी कि मैंने मेरे पर्सनल दोस्त क्या है नहीं है, ये सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक बात रही कि क्या सिंपल सा लॉजिक है, क्या ये इलेक्शन इकोनॉमिक्स का था? ये इलेक्शन इकोनॉमिक्स का था। क्या न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी के चैलेंजेस खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि न्यूयॉर्क ही एक ऐसी जगह है जो डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट सिखा सकती है, क्योंकि न्यूयॉर्क ने ही डोनाल्ड ट्रंप को, इवन स्टीव विटकॉफ को बनाया है। रियल स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है, स्टीव विटकॉफ का जो रिलेशन है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। तो रियल स्टेट का हाउसिंग के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या फंडिंग एवेन्यूज होंगे, क्या डीप स्टेट का इसमें लॉजिक होगा, क्या उसके बाद बजट कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज को बहुत शुरुआत में डिक चेनी जो रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनकी 84 इयर्स की उम्र में डेथ हुई, जिन्होंने इराक का 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जबकि अभी तक CIA ने उसामा बिन लादेन के खिलाफ एविडेंस नहीं दिया हुआ है, ना ही नंबर 2 नंबर 3 जो वहां पे ग्वांतनामो बे में है उनके ऊपर भी हार्ड एविडेंस, हार्डकोर नहीं है। टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, जो मागा का क्राउड है
जो शुरुआत में प्रो ट्रम्प था वो अभी बहुत क्रिटिकल हो चुका है ट्रम्प का। और ये जो मिलेनियल्स और जेनजी का है, पैलेस्टीनियंस और हमास में बहुत अंतर है। पैलेस्टीनियंस ज्यूज होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं। बहुत डेलिकेट स्टडी, अब मैं पर्सनल बताऊंगी नहीं कि मैं किस कंट्री में कितने साल रही हूँ, लेकिन जहां तक बात रही, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें इंटरनेशनल हो या नेशनल, ये इलेक्शन जस्ट लाइक लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स पे था, एज सिंपल एज दैट। और ममदानी को इकोनॉमिक चैलेंजेस ही होंगे। और बाकी के स्टेट की फिर अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की, क्या वो भी इकोनॉमिक सेटबैक पे ही थे? सारे के सारे इकोनॉमिक सेटबैक पे हैं विवेक जी, क्योंकि लोगों को, अमेरिकन्स को एक टेबल पे खाना लाना मुश्किल हो चुका है। एआई इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं। एक इंसान से बात करने के लिए आपको आधा 40 मिनट वेट करना होगा। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, यूएस एड सब खत्म हो चुके हैं। जितना लेवल ऑफ सर्वेलेंस है, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। H1B वीजा, मैं विमेन की बात करती हूँ, H4 वीजा, इंडियन विमेन जो जाती हैं एज डिपेंडेंट वीजा, उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं। बहुत बड़ा ट्रॉमा है, बहुत बड़ा पैनिक है। क्या ममदानी एक होप दे रहा है जेनजी और मिलेनियल्स को? हाँ, दे रहा है। क्या उस पे वो खरे उतरेंगे? क्या मिड ये टर्म सबसे बड़ा इलेक्शन जो चैलेंज है मुझे अगले लगता है। साल, ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे है। लगता है कि आपने ठीक कहा कि इलेक्शन जीतना इतना बड़ा टास्क नहीं रहेगा ममदानी के लिए। उनके दावों को फुलफिल करना उससे डबल बड़ा टास्क होने जा रहा है। चैलेंजेस ओरिजिनल अब शुरू हो रहे हैं। खैर, चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिड टर्म इलेक्शंस में उनका क्या होने वाला है। कौल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर पूर्णिमा जी आपके पास, उसके बाद सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहले तो रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्रीड विद योर पैनलिस्ट एंड आई थिंक शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी पर्सनल अटैक्स। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया बेस्ड, आई एम कनेक्टेड देयर, मुझे अपने क्रेडेंशियल्स उनको देने की जरूरत नहीं है। और आप ही के शो पे हम बहुत शोज कर चुके हैं, H1B, tech, AI, that's an area of my expertise. So I would respectfully tell her not to start personal comments on your respective state. Having said that, जो बातें मैंने पहले कही थी उसी पे घूम फिर के आप वापस आ रहे हैं। And it's not coming from a space of superiority or inferiority. It's coming from data. आप डाटा पढ़िए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और जैसे आपने बताया, बहुत देशों में रह चुकी हैं, तो आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। कौन साहब, मूव ऑन करते हैं। ठीक है, कई बार होता है ही टॉक डिबेट्स में हो जाती है, इसलिए सिर्फ डिबेट कहते हैं, बट डोंट टेक इट पर्सनली। कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट। तो आपको एक गरिमा रखनी चाहिए डिबेट की, एंड वुमेन बिल्कुल है, वो मेंटेन्ड है। कॉल साहब मेंटेन्ड है। कॉल साहब आप टॉपिक पर आए प्लीज। थैंक यू। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम इंटरवीन अर्लियर। हैविंग सेड दैट, देखिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मंदानी जी के सामने, और आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरी पार्टीज अभी तो शुरुआत हुई है, फंडिंग कट शुरू होंगे, आप देखेंगे। अनफॉर्चुनेट है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ मैं कंसल्टिंग करता हूं, उस पर एक बड़ा हिट आएगा। हमारी मार्केट्स आप देख रहे हैं किस दिशा में जा रही है, अगले कुछ दिनों में आपको वो भी दिखेंगी। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर टग ऑफ वॉर शुरू हो गया ट्रंप और ममदानी के बीच में, तो वी विल हैव फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, जो कि ग्लोबली रिपल इफेक्ट देगा। वो तो ऑलरेडी चालू है सर। ट्रंप ने कहा ही था कि अगर किसी ने उनको वोट दिया है तो फिर उनको पता चल जाएगा कि उनके जीतने के बाद क्या होगा न्यूयॉर्क का। एग्जैक्टली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूर्णिमा जी ने जो एक पॉइंट रेज की अबाउट इस्लामिक फंडिंग, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सत्य है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बहुत लोगों से इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि मिडल ईस्ट और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बढ़ चढ़ के एक तरीके का एंटी ट्रंप सेंटिमेंट, हम भी रेजिस्ट कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग क्रिएट किया और उसको मैसिवली फंड किया है। मैं इसको मतलब फैक्ट से वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों से सुना है जो पूर्णिमा जी बात कर रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन हारने जा रहे हैं ट्रंप? मुझे लगता है पूरे यूएस के अंदर आप देखेंगे कि बैकलैश आएगा, और स्पेशली इसमें दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो है लीगल इमिग्रेशन के ऊपर वार, फैमिलीज को आइस के थ्रू तोड़ना। दूसरा इन्फ्लेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया वेयर आई हैव वेरी कीन इंटरेस्ट एंड आई वर्क इन दैट। जॉब डिसरप्शन पे हमने आप ही के शो पे 3 से 4 शोज इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अभी तो शुरुआत है, वी आर इन फेज 1। और परसों जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनका स्टेटमेंट आया है कि वर्ल्ड के सामने वन ऑफ द बिगेस्ट एक्जिस्टेंशियल थ्रेट इज सुपर इंटेलिजेंस, जो अगले 10 साल में आ जाएगा। तो वी आर डीलिंग विद ग्लोबल वार्मिंग, सुपर इंटेलिजेंस एंड अदर इश्यूज एंड इन्फ्लेशन और वॉर। तो ममदानी इज नॉट इन अ रोज ऑफ बेड्स राइट नाउ। बहुत डिफिकल्ट टाइम है, एंड आई पर्सनली विश जो 5 उन्होंने एजेंडा न्यूयॉर्क फोकस करके हैं, उन पे उन्हें सफलता।
रिपब्लिकन पार्टी की लीडर पूर्णिमा जी से अगर मिड टर्म इलेक्शन का सवाल ना पूछो तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी, हो सकता है पूर्णिमा जी नाराज भी हो जाएं, इसलिए मैं जान लेता हूं क्या उनकी पार्टी जीतने जा रही है मिड टर्म इलेक्शन? नहीं सर, जीतेंगे नहीं। हमारी पार्टी खत्म हो चुकी है। आप इकलौती ऐसी नेता होंगी जो अपनी पार्टी के लिए कह रही है जीतेंगे नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई अपनी पार्टी के लिए कह दे कोई भी लीडर तो उसे उसी समय पार्टी निकाला दे दिया जाए। किसी को डरती नहीं हूँ। रिपब्लिकन पार्टी मुझे प्लेटर में आके रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन नहीं करने बोले थे, मैं खुद से गई थी कि रिपब्लिकन पार्टी हिंदूज को भी साथ नहीं लेके गए थे, मैं गई थी उनके पास, हिंदूज की मसला लेके गई थी। वो हर बार हमें साइलेंस मिला है। रिपब्लिकन मिड टर्म इलेक्शन अगर ट्रंप हार गए तो उसके बाद क्या होगा? ट्रंप हार जाएंगे और क्या होने वाला, इस्लाम आने वाला। दिस इलेक्शन एक्चुअली टोल्ड यू, इसके पहली बार नहीं बोल रही हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, ये इलेक्शन ऑल्दो द अंडरलाइंग issues they were showing in terms of economic issues, it was the win of Islam and Sharia. एंड अभी इस्लाम जो है, इस्लाम यहाँ पे आया है कॉन्कर करने के लिए। जैसे क्रिश्चियन बोल रहे थे कि इस लैंड को कॉन्कर किया, वो लोग कितने नेटिव को मारे हैं, वो लोग कितने ब्लैक को इंस्लेव किए। हम लोग तो उसमें नहीं है, शामिल नहीं है ना। बट वी लाइक द कंजर्वेटिज्म विदाउट डिसमिसिंग द प्रोग्रेसिव एंड द ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया, हिंदूज को शेम किया, ह्यूमिलेट किया, डिसएसोसिएट किया। अब रिपब्लिकन पार्टी को जो हिंदूज है बार बार बोल रहे थे कि गो बैक होम, गो बैक टू द शिट होल यू केम फ्रॉम। अभी एग्जैक्टली व्हाट इट हैज डन, व्हाट द हिंदूज हैव डन इन न्यू जर्सी। वो लोग एक्चुअली डेमोक्रेट को जाके वोट किया। जो पार्टी के लिए हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट वोटर, यूजुअली इंडियन वोटर्स होता है डेमोक्रेट, उनको रिपब्लिकन पार्टी में खुद लाए। उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया हमें, हमारे खुद के पैशन से काम किया है। कोई हमें पैसा नहीं दिया, कोई हमें पोजीशन नहीं दिया। मुझे लगता है यही तकलीफ रही होगी जिसकी वजह से कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग खुद आए हैं वोट कटे और हमें रिजेक्ट करा गया है इन जनरल। आप विवेक रामास्वामी के बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन्स के अगर वोट कटे हैं तो वो उसका गुस्सा जो पूर्णिमा जी की आवाज में साफ साफ झलक रहा है। खैर पूर्णिमा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौल साहब आपका भी धन्यवाद। शुभदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिवाज सर आपका भी धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ आए और इस शो को आप लोगों ने वंडरफुल बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। बारी है आज के इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की और इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आज का हमारा सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री। सही जवाब दीजिए 724077 पर व्हाट्सएप पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले लकी विजेता के नाम के ऐलान की। सही जवाब दिया है कल के सवाल का रवि मिश्रा दिल्ली से। बहुत बहुत बधाई हो रवि आपको। जल्द ही आपको इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा।